हेलो डियर स्टूडेंट्स, खान का ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडेज क्लास इज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ गॉड इज फॉर अल्लाह, यानी कि बिस्मिल्लाह। तो चलते हैं, आज हम सब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पे जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 बायोलॉजी के लिए वीडियो बनाया था। उसमें आप सभी प्रश्न को मिलाइए, आपके जो प्री बोर्ड से सभी प्रश्न वहाँ पे मैच करते हैं। तो इस चीज को देखते हुए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज हम सब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो आज का केमिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर आपको प्रश्न में दिख सकता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, या किसे कहते हैं, या क्या समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अकरण की क्रिया दोनों साथ साथ होती है। दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेकर रख ले और आप याद जरूर कर लें, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि उदासीन विलयन का मान जो होता है वो 7 होता है। और उदासीन विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही भास्मिक होते हैं, यानी कि क्षारीय भी नहीं होते और अम्लीय भी नहीं होते हैं। और पीएच मान 7 होता है। आप इसे भी याद रखें, यहाँ पे जिसका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं, और जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे भास्मिक पदार्थ कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक पदार्थ है, उसका अम्लीय जो पीएच मान है उसका 7 से कम है, वो उसका गुण क्या होगा? तो गुण आपको 7 से कम याद रखें कि अम्लीय होते हैं, और 7 से ज्यादा वाले का भास्मिक होते हैं, और 7 का उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। आप 7 से अधिक वाले को भास्मिक बोलेंगे, बेसिक, और 7 से कम वाले को एसिडिक बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको प्रश्न नंबर 3 कि एक्वारीजा क्या है, इसका उपयोग को लिखना है। एक्वारीजा, तो एक्वारीजा के बारे में हम सब बात कर लेते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को बोल सकते हैं, को क्या कहते हैं? एक्वारीजा कहते हैं। यानी कि कंसंट्रेटेड H2 HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl के जो मिक्सचर होते हैं उसको एक्वारीजा कहते हैं। तो सांद्र, अगर आपको शब्द याद नहीं आ रहे तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही हम लोग एक्वारीजा कहते हैं। एक्वारीजा का उपयोग और कार्य के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो इसका उपयोग आमतौर पर सबस्ट्रेट से सोना, प्लेटिनम और पैलेडियम को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो एक महान तत्व, महान उत्कृष्ट तत्व है। ये बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए भी हम बोल सकते हैं इसे महान तत्वों को अलग करने के लिए उपयोग होता है। दूसरा रूप में अगर इसका उपयोग देखें एक्वारीजा को, तो लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। और प्रयोगशाला में, किन प्रयोगशालाओं में? तो माइक्रो जो फैब्रिकेशन प्रयोगशाला होता है और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाओं में यहाँ पे एक्वारीजा का प्रयोग कर लिया जाता है। एक्वारीजा को हम लोग शाही जल के भी नाम से जान सकते हैं। प्रश्न में आपको शब्द अलग अलग देख सकते हैं, तो वहां पे घबराने नहीं है। एक्वारीजा वही है, शाही जल है, या फिर रॉयल वाटर आप बोल सकते हैं, या फिर इसमें अम्लराज भी इसी को बोलते हैं। तो शब्द को नहीं देखकर घबराएंगे, सबका आंसर एक ही होगा कि ये एक मिश्रण है। किनका मिश्रण है ये? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है एक्वारीजा। प्रश्न नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। एक्वारीजा में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो डियर स्टूडेंट, आप इसे याद कर लें कि इसका अनुपात होता है 3:1, अर्थात के 3:1।
चलते हैं तेजी से हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। और आज का 5वां केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक्वारीजा को शाही जल यानी कि रॉयल वाटर के नाम से क्यों जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्वारीजा या फिर शाही जल या शाही पानी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें सोना और प्लेटिनम जैसी महान धातु को गलाने की क्षमता होती है, इसलिए हम लोग इसको एक्वारीजा को ही शाही जल बोलते हैं या फिर शाही पानी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में है कि आधुनिक सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसे क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभ के बारे में बात करें तो जो खड़ी लाइनें होती है उदग्र होती है और जो पड़ी लाइनें होती है वो क्षैतिज होती है। तो उदग्र जो होती है खड़ी लाइनों को वर्ग बोलते हैं और पड़ी लाइनों को आवर्त बोलते हैं। आप इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी याद कर लें कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और जो आवर्त है आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 को आप देख सकते हैं स्क्रीन में। 7 में है कि एल्केन के बारे में। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन के बारे में आप जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है H2N CnH2n+2। तो CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है। और एल्केन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम को आप याद कर ले, इसको पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन पैराफिन है। तो पैराफिन के सामान्य सूत्र बोल सकता है, एल्केन के सामान्य सूत्र बोल सकता है। तो दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होगा CnH2n+2। तो चलते हैं हम सब अब प्रश्न नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि प्रश्न नंबर 8 में है कि समावयी किसे कहते हैं, उदाहरण दे। समावयी, समावयी एक शब्द होते हैं और समावयता होते हैं। तो दोनों पे हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि समावयी किसे कहते हैं। तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण जिनके अलग अलग होते हैं उसे समवयी कहते हैं। और इस घटना क्रम को ही समवयता कहते हैं। यानी कि आइसोमर आइसोमेरिज्म हो जाता है यहाँ पे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे C2H6O। तो C2H6O के यहाँ पे दो समवयता देख रहे हैं। आप इसके नाम और उदाहरण याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे बात कर लेते हैं कि समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं या संभारिक किसे कहते हैं या समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। अलग अलग दिख सकता है लेकिन हमने यहाँ पे तीनों को एक साथ रखा है ताकि आपको याद करने में, याद रखने में आसानी हो। तो चलिए बात कर लेते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक किसे कहते हैं। ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि भार उसका अलग अलग हो जाता है। इसको हम सब समस्थानिक कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे जो होते हैं 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा और वो तीनों हैं आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब बात कर लेते हैं कि संभारिक किसे कहते हैं। तो संभारिक, सम मतलब कभी यहाँ पे बराबर भी होता है। तो ऐसे तत्व जिसके जो भार होता है या फिर द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसको संभारिक कहते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उदाहरण आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरा जो इसके भाग है समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। तो ऐसे ही परमाणुओं को हम लोग समन्यूट्रॉनिक कह देते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप याद कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 पे कि सोडियम को केरोसिन में डुबाया क्यों जाता है या फिर सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है।
तो हम सब जानते हैं कि सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे चाकू से काटा भी जा सकता है। ये सॉफ्ट होता है और सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। ये एक धातु है। ये अपवाद में आप याद रखेंगे कि धातुओं को चाकू से नहीं काटा जाता है, सोडियम को काटा जा सकता है। तो यहाँ पे सोडियम पे प्रश्न है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे का कारण को पता करते तो सोडियम बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम लोग सोडियम को वायु में यूं ही छोड़ दें तो ये जल उठता है, इसलिए हम लोग इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। और इसे हम लोग जल में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जल के भी साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। अगर आप सोडियम के एक छोटे से टुकड़ा को अगर पानी में फेंकते हैं तो ये ब्लास्ट के साथ अभिक्रिया करती है, एक बम की तरह आवाज करती है। तो आप याद रखेंगे सोडियम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे बात कर लेते हैं कि अभिक्रियाशील समूह क्या होता है। अभिक्रियाशील समूह, तो इस पे बात कर लेते हैं कि अभिक्रियाशील समूह एक ऐसी समूह होती है जो यौगिक में उपस्थित होती है और यौगिक का गुण क्रियाशील समूह के आधार पर ही होती है। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसके ऊपर उस यौगिक का मुख्य गुण यानी कि रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12 पे कि जीवाश्म ईंधन क्या है या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। जीवाश्म के बारे में बात कर लेते हैं। मरे हुए जीवों के अंशों को जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन के बारे में अगर बात की जाए तो मरे हुए जीवों के अंशों से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसे यह भी याद रखेंगे कि जीवाश्म ईंधन को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो आज हम सब यहीं पे प्रश्न का दौर जो केमिस्ट्री का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, ताकि आपके आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो आसान हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्यार बनाए रखें। थैंक्स।